हेलो दोस्तों। हम लोग का जो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में आईआर के अंदर में हम लोग आज टॉपिक देखेंगे वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है ये अभी डब्ल्यू या सीडीपीओ किसी के पेपर में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट अभी भी नहीं पूछा गया है, तो ये प्रोबेबल है जो कि बीपीएससी में पूछा जा सकता है, जो आपका 67th मेंस होने वाला है। तो हम लोग पहला टॉपिक आज का देखते हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट। ये समिट होस्ट किया गया यूएसए के द्वारा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि डेमोक्रेटिक रिन्यूअल के लिए पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इच्छा शक्ति को बनाया जाए। दूसरा ये चीज़ को दिखाना कि किस प्रकार से एक ओपन और राइट रेस्पेक्टिंग सोसाइटी जो है साथ में मिलकर किसी चैलेंज को सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकती है। तीन मेन थीम इसके हैं। तो पहला क्या है कि ऑथोरिटेरियनिज्म, जो तानाशाही होती है उसके खिलाफ में खड़ा होना। सेकेंड पॉइंट, करप्शन के अगेंस्ट उसको एड्रेस करना और उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखना। तीसरा क्या है कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के जो उसका सम्मान है उसको और बढ़ावा दिया जाए, उसको और हम लोग प्रमोट करें। इस समिट में जो है जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट ग्रुप्स, ये तीनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो आपका पहला समिट हुआ था 2021 में, इसमें करीब 110 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 98 कंट्रीज़ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। बाई अगर रीजन देखें हम लोग तो यूरोप के 38, अमेरिका के 27 कंट्री, एशिया पैसिफिक के 16 कंट्री, अफ्रीका से 15 कंट्री और मिडिल ईस्ट से 2 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। अब जो कंट्रीज़ थे उनमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, कुछ इतने छोटे जिनका पॉपुलेशन 2 लाख से भी कम, तो ऐसे 6 कंट्री थे। वहीं बड़े वाले का अगर हम लोग देखें, बड़े कंट्रीज़ का, तो 5 कंट्री ऐसे हैं जिनका की पॉपुलेशन लगभग अगर जोड़ दें तो 2.4 बिलियन पहुंच जाता है। इसमें जो कमिटमेंट किया गया वो कमिटमेंट इंडिविजुअल कंट्री लेवल पे भी बताया गया है और कलेक्टिव भी कमिटमेंट की बात की गई है। इसमें जो टूल्स आया, निकल के आया, जो भी इंगेजमेंट और एक्टिविटीज़ थी उनको अगर देखें तो उसके तहत में रीजनल यूरोप प्रोग्राम, इसके तहत में टेड डायलॉग है सिविल सोसाइटीज़ के साथ में। फिर आपका समिट फॉर डेमोक्रेसी पोर्टल, उसके अलावा पॉडकास्ट एंड वीडियोस, मेनली जो ऑडियो कंटेंट होता है उसको हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं। इसके अलावा आपका ट्विटर डिबेट, कमिटमेंट डैशबोर्ड, कमिटमेंट मतलब आपने क्या कमिट किया है वो उसमें मॉनिटर होता रहेगा, वो उसका डैशबोर्ड है। नेक्स्ट क्या है कि समिट एनालिसिस एंड पॉलिसी ब्रीफ्स, डायलॉग्स एंड इवेंट्स। नेक्स्ट अगर इनिशिएटिव देखें तो नॉर्थ अमेरिका प्रोग्राम, इसके तहत में ग्लोबल डेमोक्रेसी कोलिशन फोरम, इस पे काम किया जा रहा है। अब इसको असेसमेंट करने के लिए कि डेमोक्रेसी कैसे चल रहा है, उसको असेस करने के लिए डेमोक्रेसी असेसमेंट प्रोग्राम, ये चीज़ स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर में ग्लोबल डेमोक्रेसी मॉनिटर और ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट एंड इंडिसेस, इस चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस बनाया गया है जो कि स्टेटमेंट फॉर समिट ये चीज़ देगा। अब ये डिफरेंट जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पे काम करेगा कैसे, तो डेमोक्रेटिक रिसेशन, डेमोक्रेसी जो है नीचे चलता जा रहा है, बैक स्लाइड हो रहा है। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी की बात है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी है उनके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जो कि एक डेमोक्रेसी के डिक्लाइनिंग कंडीशन को दिखलाता है। तो उस पर भी यहाँ पे इस समिट में बोला गया कि हम इस डायरेक्शन में भी काम करेंगे ताकि जो है सभी की बात को सुना जाए। फिर ऑथोरिटेरियन इंटरफेरेंस ऑन इलेक्शन, ये वाला चीज़ भी हो रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सिचुएशन हम लोगों ने देखा था यूएसए इलेक्शन में, फिर ब्राज़ील में भी इसी तरीके का सिचुएशन देखने को मिला था, कुछ और कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लोगों को राजनीतिक तौर पे किसी खास मुद्दे पे किसी खास डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, उसके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। फिर पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, तो तानाशाही हो रही है लेकिन लोग को लग रहा है कि यही अच्छा है, उसको ही लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ देखने में मिल रहा है, तो जो कि डेमोक्रेसी के डिक्लाइन का कारण बन सकता है इन फ्यूचर। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे समिट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ समिट। ये क्या है
कि जो चाइनीज डोमिनेंस है उसको रोकने का एक फैक्टर है। चाइना जिस तरीके से अपना सारे जगह पे अपना जाल फैला रहा है, तो डेमोक्रेसी एज ए यूनिफाइंग फैक्टर यहाँ पे अमेरिका यूज कर रहा है, ताकि ज़्यादा कंट्रीज़ को समेटा जा सके, ज़्यादा जो भी डेमोक्रेसी वाले कंट्री हैं उनको साथ में लाया जाए। दूसरा क्या है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसको प्रमोट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए और उस पर फोकस किया जाए, करप्शन के अगेंस्ट में फाइट अपना जारी रखा जाए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि जो भी इनवाइटेड मेंबर्स थे उन सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि डेमोक्रेसी पिछले 5 सालों में थोड़ा डिक्लाइनिंग सिचुएशन में देखने को मिली है। उसके अलावा क्या है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ तो डेमोक्रेसी थी, लेकिन कुछ कुछ का ऐसी भी कंट्रीज़ थी जहाँ पे कि डेमोक्रेसी नहीं है फुल्ले फॉर्म में। फिर आपका यूएस का डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी क्या है, यूएस के डेमोक्रेसी, ये जो समिट दिख रहा है ये लगता है क्या है कि सिर्फ डेमोक्रेसी उससे संबंधित जो चैलेंजेज हैं उस पर फोकस्ड नहीं है, काफ़ी और भी कुछ हिडन एजेंडा इसके अंदर हो सकता है। इसमें रसिया और चाइना को इसमें साइड किया गया है, तो वो भी एंटी रसिया एंटी चाइना अलायंस के तौर पे दिख रहा है। फिर क्या है कि यूएस के इस मूव को भी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि ये कोल्ड वार मेंटालिटी को फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं हम लोग डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है कंट्री के अंदर में, तो उस चीज़ पे ये रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं। जैसे पहला आपका रिपोर्ट है डेमोक्रेसी वॉचडॉग रिपोर्ट। इनके हिसाब से कि डेमोक्रेसी इज विटनेसिंग एन अलार्मिंग डिक्लाइन। डेमोक्रेसी के सिचुएशन में लगातार जो है गिरावट दिखती जा रही है, जो कि चिंताजनक है। सेकंड है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट के हिसाब से कि मात्र 9% जो आबादी है पूरे दुनिया भर की, वो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही है, मात्र 9%। और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उनका भी राइज देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में आपका तालिबान का राइज, म्यांमार में आपका सेना ने उसको कवर कर लिया है, तुनीसिया में, सूडान में, ये सारी कंट्रीज़ में एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का उदय देखने को मिला है। अब इंडिया का इस डेमोक्रेसी समिट से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो चाइना को काउंटर करने में डेमोक्रेसी हमारा एक यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता है। दूसरा क्या है कि डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को एक स्ट्रैटेजिक टूल के तौर पे यूज कर सकता है इंडिया। तीसरा क्या है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंडिया को, जिसमें कि अपना डेमोक्रेसी को शोकेस कर सकता है इंडिया। फिर क्या है, ये मल्टीलैटरलिज्म के सपोर्ट में है, क्योंकि बहुत सारी डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज साथ में आ रही हैं, तो इंडिया के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर क्या है कि इससे सिविल सोसाइटी और प्राइवेट ग्रुप, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, तो ये फर्दर कॉपरेशन को बढ़ावा देगा। वहीं अगर कंसर्न देखें तो जो सेंट्रल पोजीशन है यूएस का है, फिर से यूएस डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन की तरह वो बन जाएगा। फिर हम अपने क्लोज फ्रेंड्स जैसे रसिया हैं, उनको हम लोग इस मूव से थोड़ा हमारे खिलाफ में निगेटिव माइंडसेट आ सकता है। तीसरा क्या है कि इंडिया को भी इस तरीके के समिट में कर करके, जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद फिर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन का भी काफ़ी लंबा दौर चला, तो इन सारे मुद्दों पे इंडिया को भी प्रेस किया जा सकता है। फिर इसमें क्या था कि कुछ कुछ नेबर्स जैसे बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो ये जो है थोड़ा कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में बांग्लादेश ज़्यादा जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग कि इंडिया और डेमोक्रेसी, इस पे बात करते हैं। तो इसमें हम लोग जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2021 का था, इसके हिसाब से इंडिया को क्लासिफाई किया है एज ए पार्टली फ्री डेमोक्रेसी। फिर वी डेम रिपोर्ट, इसने जो है इंडियन डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है। थर्ड है आपका कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 रिपोर्ट,
इसके हिसाब से कि इंडिया वाज वन ऑफ द 10 मोस्ट बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसीज, जो 10 सबसे ज़्यादा जिनका डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ है उनमें एक भारत भी है। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। तो इंडिया ने जो पहला है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्शन अफेयर की दिशा में कैपेसिटी बिल्डिंग में अफ्रीका को इंडिया ने काफ़ी सारा मदद दिया है, चाहे मैन पावर हो या फिर ट्रेनिंग हो, तो इन सारे चीज़ों में इंडिया ने हेल्प किया है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, DPA, टू असिस्ट डेमोक्रेसी। थर्ड अगर देखें तो जो डेमोक्रेटिक वॉच डॉग्स हैं उनकी फंडिंग को हम लोगों ने प्रॉपर रखा है, जैसे अपना CAG हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सबको हम लोगों ने बेहतर फंडिंग रखा है। इसी तरीके का फंडिंग जो इनका ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे भी हम लोगों ने किया है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF। ये IPEF में हम लोग देखते हैं ये क्या है, एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो कि USA के द्वारा लॉन्च किया गया है 2022 में ही। टोटल 14 पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसमें मेंबर है। मेन जो है यहाँ पे 4 थीम है, और 4 थीम में चारों का चारों लगभग ट्रेड, रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, एंटी करप्शन, इसी सब डायरेक्शन में। तो पहला है आपका फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड है वो फेयर हो और रेजिलियंट हो, निष्पक्ष हो, स्वच्छ हो और रेजिलियंट हो, किसी भी सिचुएशन को झेल सके। सप्लाई चेन रेजिलियंस सेकेंड पॉइंट। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। और चौथा है टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ये 4 इसके मेन थीम है। अब अगला देखें कि इसका मेन जो एरिया जो ये फोकस कर रहा है वो इंडो पैसिफिक रीजन को फोकस कर रहा है। और पांचवा चीज़ ये कि ये किसी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क लाया क्यों गया है? तो इसका पहला कारण कि जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा पैंडेमिक का, उसके बाद फिर इकोनॉमिक रिकवरी की सिचुएशन चाहिए पूरे रीजन में, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए इस तरीके का कॉपरेशन जरूरी है। थर्ड है आपका कि जो ईस्ट एशिया और आसियान रीजन है, इसमें फिर से इकोनॉमिक लीडरशिप को रिक्लेम करने के लिए, जो चाइनीज डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए। फोर्थ है कि जो US इकोनॉमिक लीडरशिप अभी तक चलता आ रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसको वापस से रीस्टोर किया जाए इस फ्रेमवर्क की मदद से। आगे आते हैं, आगे जो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसके अंदर में अगला जो चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी, इक्विटेबल टैक्सेशन और एंटी करप्शन, इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबल लेवल पे उसको और इम्प्रूव किया जाए और उसको एडॉप्ट किया जाए। छठा क्या है कि जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल सेफ और रोबस्ट हो, और जो हमारा सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग मैसिवली इन्वेस्ट करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए फ्यूचर जो रूल बनाना है उस पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब देखें कि ये जो IPEF है कैसे डिफरेंट है बाकी अदर ट्रेड डील से। तो ये एक किसी तरीके का कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है। इसमें क्या है कि जितने मुद्दे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप सीधा स्किप कर सकते हैं। तो जैसे बाकी सारे जो ट्रेड डील्स होते हैं उसमें क्या है कि आइदर आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, या तो आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो सारे जो उसके अंदर चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों पे आप एग्री करते हैं, या फिर सारे चीज़ों पे डिसएग्री करते हैं। ये वाली बात होती है। इसी वजह से बहुत सारे FTA लटके हुए भी हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया का खुद यूरोप के साथ में फंसा हुआ है, UK के साथ में फंसा हुआ है। तो ये सारे इसी वजह से फंसे हुए हैं कि वो ट्रेड एग्रीमेंट तभी नेगोशिएट होगा जब सारे चीज़ों पे जो दोनों पक्ष हैं वो एग्री करें। लेकिन इसमें वो बात है नहीं, आप जितने पे एग्री करते हैं आप उतना को साइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात क्या है, पार्टली कैन स्टे ऑफ द ट्रेड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अगर कोई कंट्री चाहता है कि हमको ट्रेड वाले बात से नहीं करना है तो ट्रेड से आप बाहर निकल सकते हैं। 4 पिलर हैं, उसमें से आप किसी भी
3 को, 2 को, 1 को, किसी पे भी आप काम करने के लिए साथ में आ सकते हैं। चारों पे सहमत होना कोई ज़्यादा इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। अब देखें IPEF एंड इंडिया। तो इसका अगर हम लोग सिग्निफिकेंस देखें तो चूँकि RCEP जो हम लोग का साइन होना था वो साइन हुआ, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया आसियान के साथ में, तो उसके बाद फिर इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है। फिर क्या है कि चूँकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसमें जो है रेजिलियंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं चैलेंजेस की अगर बात करें तो ये जो है ज़्यादा दिखता इस तरीके का है, यूनिलैटरल फ्रेमवर्क है जो कि USA ड्रिवन दिख रहा है, USA अपने हिसाब से इसको चला रहा है। फिर दूसरा क्या है, किसी तरीके का बाइंडिंग ट्रेड फ्रेमवर्क नहीं है। बाद में आप अभी एग्री कर रहे हैं, बाद में नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें चैलेंज के तौर पे दिखती हैं। आगे देखते हैं हम लोग पॉजिटिव के तौर पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले का चीज़ है उसको प्रमोट करेगा आगे। फिर जो चाइना का नियो कॉलोनियलिज्म पॉलिसी है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये मददगार साबित हो सकता है। फिर इंडिया का कुछ कुछ जो इनिशिएटिव है जैसे कि आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इस तरीके का जो वो मेनली क्लीन एनर्जी के लिए है, तो इस तरीके के इनिशिएटिव को आगे प्रमोट कर सकता है। फिर इसी तरीके का इसका अगर कंसर्न में देखें तो कंसर्न में क्या है कि इंडिया को कई सारे मुद्दों पे दबाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो रेगुलेटरी लॉ है रिगार्डिंग डाटा लोकलाइजेशन, तो इसके लिए इसको दबाया जा सकता है। तो डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जो इंटरनेट पे जो डाटा क्रिएट होता है, बहुत सारे यूजर डाटा आते हैं, तो उसके हिसाब से इंडिया ने ये रखा है कि उसकी एक कॉपी यहाँ पे रहे, उसके हिसाब से ये चीज़ें हम लोगों ने उसको रखा है। और बाकी जो मेन सर्वर हो अपना, जो उसका मेन होस्ट कंट्री है वहाँ पे चला जाए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिया का अपना अलग से है। फिर नेक्स्ट कंसर्न ये है कि अगर इंडिया इसमें शामिल होता है तो चाइनीज एग्रेशन बढ़ सकता है, इंडिया को एज ए एंटी चाइना कंट्री देखा जा सकता है। तो ये बात इसमें थी। इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस हैं, जो पहला टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज इन डाउनवर्ड ट्रेंड। By elaborating this trend, write the role and challenges faced by World Democracy Summit in Indian context. तो पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी अभी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, नीचे जाता दिख रहा है। तो इस ट्रेंड को इलेबरेट करते हुए जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हुआ है उसके रोल और उसको क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इसको इंडियन कंटेक्स्ट में लिखें। यही आपका सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है आपका IPEF से संबंधित। तो IPEF इज इमर्ज्ड एज मास्टर टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो IPEF जो है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें फ्री और फेयर ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करने के एक मास्टर के तौर पे इमर्ज हुआ है। तो राइट द लिमिटेशन ऑफ IPEF एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो IPEF का क्या लिमिटेशन है और इसका भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए क्या औचित्य है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप आंसर जो है पोस्ट कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप आंसर लिख करके उसको पोस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप पे। आपको इवैल्यूएशन उसके रिगार्डिंग मिलेगा, कुछ और पॉइंट्स जो भी आप ऐड करना है उसमें, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उस पर बता दिया जाएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जो भी लोग BPSC स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली जो मेंस अपीयर करना 67th में या 68th में देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेहतर है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। So that's all we have for today. Thank you for watching the video.